हेलो दोस्तों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 7 एक्ट के बारे में। इसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको, जैसे मैंने बजट गीता पे बजट के प्रावधान आपको रटा दिए थे, वैसे आर्टिकल पूरा रटा दूं अच्छे से कि किस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक या फिर कुछ भी बना बना के। एक दूसरा चीज इसमें ये रहेगा कि जितने आर्टिकल हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूं। मतलब एक कंप्लीट क्लास है, एक टाइप से बोल सकते हैं कंप्लीट कोर्स है पेपर 7 पार्ट 1 के लिए। इसमें जितने भी एक्ट है 9 से 10, उसमें प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी हर दूसरे दिन एक्ट का एक वीडियो आ जाए, क्योंकि मेंस कम है, मतलब मेंस के लिए समय कम है। बाकी किसी कारणवश डिले होता है तो प्रयास करूं कि मैं अप्रैल के 15 अप्रैल के पहले पहले तक खत्म कर दूं इसको। मार्च में खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 अप्रैल मैक्सिमम जाना चाहिए, उससे पहले खत्म हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा बता देता हूँ। पहले आप एक अधिनियम के बारे में जान लीजिए क्या क्या उसमें है, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और लास्ट में मैं सारे अधिनियम का एक पीडीएफ परिभाषा के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। परिभाषा भी नहीं पढ़ेंगे, परिभाषा लास्ट में पढ़ लेंगे, रटने वाला काम है, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। कैसे रटेंगे क्या रटेंगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। फिर एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा सभी एक्ट, तो किस पे ऊपर, परिभाषा के ऊपर एक वीडियो आएगा। और एक वीडियो आएगा लास्ट में ट्रिक, आर्टिकल, आर्टिकल जितने हैं सारे हैं आपके हर अधिनियम में, उस पर एक ट्रिक बना के मैं डालूंगा। उसमें सभी अधिनियम के सभी आर्टिकल को मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। एक परिभाषा, ये दो वीडियो लास्ट में डालूंगा। पहले आप अधिनियम को समझिए। तो सबसे पहले हमारा अधिनियम है आज का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ओके, डन। सबसे पहले आप ये बस डेट याद रखना, 1993 में होता है। ठीक है, अब इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 8 अध्याय है। थोड़ा परिचय देख लो क्या क्या होता है। और 43 धारा है। 8 अध्याय और 43 धारा है। ठीक, इतना याद हो गया। आई थिंक ये 8 अध्याय है और 43 धारा है टोटल। ओके, अब इसमें मूल रूप से आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो यार। ठीक है, अगर वो समझ गए ना तो अधिनियम पढ़ना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मतलब हमारे लेवल के लिए हमको जितना चाहिए ना पीएससी के लिए, उतना हम पढ़ सकते हैं। एकदम अच्छे से तो हम नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, आप लिख पाओगे आंसर। ठीक है, अब जैसे हमेशा धारा 1 में वही नाम विस्तार रहता है, धारा 2 में ये परिभाषाएं रहती हैं, तो ये तो सिंपल चीजें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये अध्याय 2 में है। और धारा 3 से लेके 11 तक है इसके बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। इसी में हमको पूरा पढ़ना है कि मानव अधिकार का गठन कैसे हुआ, नियुक्ति कैसे हुआ, मैं सब अभी बताऊंगा अंदर क्या चीज है बेयर एक्ट के माध्यम से। पहले अभी बस जान लो क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। ठीक, उसके अंतर्गत हम उसका कैसे बनेगा, कोई भी आयोग कैसे बनेगा, उसके सदस्य नियुक्ति कैसे होगी, त्याग पत्र कैसे देंगे, कार्यकाल क्या होगा, जो हम लोग बेसिक संविधान में पढ़ते हैं वैसे ही सब है, कुछ अलग से नहीं है। इसको एक टॉपिक के टाइप से समझो, अधिनियम मत मानो, टॉपिक समझो तो जल्दी समझ आएगा। अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, सेवा संबंधी शर्तें, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य और शक्तियां, तो ये अध्याय 3 में है ये। ठीक है, क्या कार्य हैं उसके, क्या शक्ति है जांच से संबंधित। ठीक है, और जांच अन्वेषण की शक्ति क्या है उसकी। ठीक है, ये बारे में। उसके 4 में प्रक्रियाएं हैं, जो उसकी प्रक्रिया होती है शिकायत की, तो शिकायत की जांच कैसे होगा, जांच के पश्चात कार्रवाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैं इसको सीक्वेंस से पूरा याद करा दूंगा, टेंशन ना लेना लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, अभी समझो बस। रिपोर्ट की वैसे देंगे तो 20 में रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, फिर वही सब चीज हम इसमें भी पढ़ेंगे सेम जैसे हमने एनएचआरसी में पढ़ा था। फिर मानवाधिकार न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी स्थापना और लोक अभियोग के बारे में। फिर वित्त लेखम संप्रेक्षा बारे में पढ़ेंगे कि भाई अनुदान जो देता है केंद्र सरकार राज्य सरकार उसके बारे में, कितना अनुदान देता है, क्या देता है, प्रावधान अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। प्रकीर्ण लास्ट में कुछ कुछ चीजें जो ला दे, मतलब बोलते हैं ना कि लगा दिया जाता है हेल्प करने के लिए। तो देखो, विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकती है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण मिल सकता है, ये बहुत सारी चीजें। अब हम चलते हैं मेन एक्ट में, वो है अपना बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़ लोगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल सीजीपी सुमित में डाल चुका हूँ, अगर नहीं मिला होगा तो आप देख लेंगे उसमें। पूरा बेयर एक्ट का पीडीएफ हिंदी में मैंने डाला है। इंग्लिश का चूंकि मैं छात्र नहीं हूं तो मैं इंग्लिश का बनाया नहीं था। यशवंत वर्मा सर इंग्लिश का डाल रहे हैं तो उसमें से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल में खुद लिखिए, तो पूरा 9 के 9 एक्ट आपको मिल जाएंगे गूगल से। ठीक है, अब इसमें पहला एक्ट हमारा है मानव अधिकार संशोधन 1993। मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिक। भाई उसमें क्या है, एक आयोग है केंद्र में, एक आयोग राज्य में है, उसके पूरा प्रक्रिया पढ़ेंगे, कैसे गठन, क्या गठन होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके शक्ति देखेंगे, क्या शक्ति है, कैसे जांच होता है, क्या कार्रवाई होती है, ये सारी चीजें। मानवाधिकार न्यायालय जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें लोक अभियोग कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। मोटा मोटा आइडिया हो गया क्या क्या पढ़ना है। अब पढ़ते हैं कि क्या डिटेल है, क्या क्या फैक्ट है इसके अंदर जो हमको याद रखनी है।
तो सबसे पहला फैक्ट है आपका उद्देश्य, ये मेंस में आता है, मेंस में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं थोड़ा मिस कर दिया, उसको पहले डिस्कस करो, वो है पीवाईक्यू। इस एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन मेंस के पीवाईक्यू में आए हैं वो देखो। तो वो मैं थोड़ा सा ले आता हूँ, एक मिनट। मेंस का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे हम लोग अपना पूरा अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को ना अगर मेंस का पीवाईक्यू मैं बताते चलूंगा साथ साथ, तो आप लोग को ज्यादा समझ आएगा। देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं, चलो। तो ये रहा। पहला क्वेश्चन आया है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है, पहला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, मानव अधिकार क्या है, ओके, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, जो 24 में आया था। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आयोग की कार्य एवं शक्ति 15 नंबर में आया था। तो जो मैंने आपको बताया उसको ही वही सेम पूछा है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति वाले गठन प्रक्रिया में उसको पढ़ लेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, हाँ, कार्यों के बारे में बताइए। तो मतलब मैं जितना आपको अभी बताया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब पूरा बेयर एक्ट अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और इसी के अंदर क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब चलते हैं उद्देश्य में। तो सिंपल सी बात है भाई, जो जिस लिए अधिनियम बना है, तो मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों को गठन करने के लिए। तो इसमें अगर मैं शॉर्ट नोट से बनाते चलूं, आप भी बना सकते हैं। तो ये पहला चीज यही है कि मानव अधिकार के अच्छे संरक्षण के लिए, मानव अधिकार के अच्छे क्या है, संरक्षण के लिए, पहला चीज है। दूसरा, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल और स्टेट और मानव अधिकार न्यायालय, इनकी स्थापना के लिए। ठीक है, तथा उनसे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए। तो अगर कुछ आता है क्वेश्चन कि मानव अधिकार संशोधन के उद्देश्य लिखे, तो इसी को आप अगर छाप के आगे ना, तो 2 में 2 नंबर आपको मिल जाए, क्योंकि वो यही उसका मॉडल आंसर है और कुछ नहीं। तो आप सिंपल तो है भाई, क्या है, मानव अधिकार का अधिक संरक्षण करने के लिए पहला। दूसरा क्या है, राज्य केंद्र में, आप इसी को पॉइंट बना दो, एक ये हो गया, दूसरा ये बना दो। केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, राज्य में राज्य मानवाधिकार की नियुक्ति। चौथा नंबर, मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना। और पांचवा लिख दो कि भाई मानवाधिकार के बारे में प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यहाँ पर संरक्षण तो यूज कर दिए हैं, तो अपन दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं, या मानव अधिकार संबंधित विषयों का उपबंध करना, ऐसे लिख दो। तो ये हमारा उद्देश्य कंप्लीट। 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको याद करा दिया, फटाफट रिवीजन करो। पहला क्या था उद्देश्य में, भाई मानवाधिकार के अच्छे संरक्षण करने के लिए। ठीक, दूसरा, केंद्र लेवल पे नेशनल राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। तीसरा, स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय राज्य आयोग की स्थापना। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और चौथा, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना। और पांचवा, मानवाधिकार विषयों संबंधी उपबंध करने हेतु। तो ये 5 चीजें, 5 आपको मैंने उद्देश्य याद करा दिए, 2 नंबर के लिए आपका तय हो गया। मैं याद कराते ही चलूंगा, पर ही थोड़ा समय मैं ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा इस एक वीडियो को देखने के बाद। जब अपना नोट्स देखोगे आपको पूरा रिवीजन टाइप लगेगा। ठीक, अब अध्याय एक प्रारंभिक है, जिसमें नाम विस्तार रहता है। परिभाषाएं मैं बोल दिया मैं कि लास्ट में बताऊंगा आपको करके, जितनी परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है मैं याद कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में। अब इसमें देखो, ये मानवाधिकार से क्या आशय करके क्वेश्चन आया था ना, यहाँ पर दिया हुआ है मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गरिमा संबंधित ऐसे अधिकार प्रेरित हैं जो संविधान द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सन्निवेशन और भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी मतलब जब समझाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा इसको। तो परिभाषाएं पूरा हम लोग देखेंगे लास्ट में। ठीक, अभी प्रावधान देखेंगे। अध्याय 2। अध्याय 1 में तो बस सिंपल चीज था। अध्याय 2 में है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक, तो अपने को अभी तक काम का था सिर्फ एक ही, इसको नोट कर लो, उद्देश्य। उद्देश्य में 5 पॉइंट नोट कर लो, ये अपना कंप्लीट, शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो। अब आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, अब इसमें है धारा 3। ठीक है, राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन। तो देखो, गठन में 3 वर्ड है, कुछ कुछ चीजें मैं अभी से याद करा देता हूँ, और बाकी सब चीजें आपको वहां पर याद कराऊंगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, तो गठन में 3 है, तो तीसरे नंबर पे गठन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब इसमें गठन में क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। तो गठन में 5 चीजों से गठन हुआ है। कितने चीजों से, 5 चीजों से। क्या क्या चीज, मतलब किन किन लोगों से इसका गठन किया गया है, 5 लोगों का गठन किया गया है, कैसे किया गया देखते हैं। पहला,
केंद्रीय सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। ठीक है, सिंपल बोल रहा है कि कौन गठन करेगा, तो केंद्रीय सरकार गठन करेगा। पहले लाइन में बस यही बताया गया है कि केंद्रीय सरकार एक निकाय जिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, मतलब केंद्रीय सरकार ही गठन करेगी। सिंपल सा वर्ड बता दिया, कौन गठन करेगी, केंद्र सरकार। अब दूसरा क्या बोलते हैं, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, किन किन लोगों से मिलकर बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, तो इसमें क्या है, एक अध्यक्ष है, एक क्या है भाई, अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष जो है क्या है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस रहा है। ठीक है, अध्यक्ष। इसमें एक इडिट किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायमूर्ति रहा हो करके, बट इसमें लिखा नहीं है। 1 मिनट ना, मैं इसको क्रॉस चेक तुरंत कर लेता हूँ क्योंकि गलत पढ़ा ना बता। हाँ, तो ये अधिनियम ना, शायद ये थोड़ा पुराना पीडीएफ लग रहा है। इसमें एक इडिट ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या फिर कोई भी जस्टिस रहा हो, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या फिर कोई जज रहा हो, वो चलेगा। ठीक है, संरचना अगर देख रहे हैं यही संरचना है। ठीक है, और उसके बाद कितने सदस्य रहेंगे, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 3 और 2 5, तो 5 टोटल अन्य सदस्य हैं, यानी एक धन 5 सदस्य इधर मान लिए। ठीक है, 5 सदस्यों में क्या क्या चीजें आ रही देखते हैं। नीचे और है ना कुछ कुछ, 5 तो नहीं होगा, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 सदस्य हो रहे हैं इसमें। ओके, चलो देखो इधर ना ध्यान से, संरचना अपन देख रहे थे। संरचना में अपन ने देखा कि एक अध्यक्ष होगा और कितने सदस्य होंगे उसको पहले देख लो। सदस्यों की संख्या 12, कितने सदस्य होंगे, 12। ठीक है, अब इस 12 सदस्य में कौन कौन शामिल है उसको देख लो, क्योंकि ये सब वही लिखा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ शॉर्टकट में। तो इसको एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ज्यादा याद रहेगा। अब इन 12 सदस्यों में, ठीक है, इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, 5 सदस्य, और इधर बांट सकते हैं 7। अब ये जो 7 सदस्य है ना, ये कौन कौन है, ये जितना हम लोग जानते हैं वो सब, एसटी आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जन आयोग के जो रहते हैं मुख्य आयुक्त, ठीक है, अल्पसंख्यक के हो गए, और बाल संरक्षण के हो गए। कितना हो गया, 3 3 6, एक और कौन सा बचा भाई, एस टी एस सी हो गया, ओबीसी, ओबीसी, ठीक, ओबीसी बच गया था। तो एस टी एस सी ओबीसी तीन ये हो गए, एस टी एस सी ओबीसी, और महिला, दिव्यांग और बालक और अल्पसंख्यक। तो ये 7 जो है मुख्य रूप से जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये पदेन होते हैं 7। और जो ये 5 अन्य सदस्य हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है, 12 टोटल सदस्य हैं, इसमें 5 जो है नियुक्त किए जाएंगे और 7 जो है पदेन रहेंगे। जो एससी का अध्यक्ष, एससी आयोग का अध्यक्ष बनेगा वो इसके सदस्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, पदेन अध्यक्ष के रूप में। अब ये जो 5 सदस्य हमारे नियुक्त किए गए हैं, इनमें 5 में कौन कौन से हैं उनको देखो। तो इनका जो 5 है उसमें 2 जो है न्यायाधीश होंगे और 3 बुद्धिजीवी होंगे। ठीक है, इनमें 2 जो है क्या होंगे, 2 जो है न्यायाधीश होंगे और 3 जो है कोई भी बुद्धिजीवी हो सकते हैं, जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है। ठीक है, और ये जो 2 न्यायाधीश है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या हो, और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो। ठीक, अब मैं फिर से रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको याद हो। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा गठन, तो गठन कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, गठन के बारे में हमने पढ़ रहा था, तो गठन करेंगे केंद्र सरकार। ओके, दूसरा हमने पढ़ा संरचना, कि उस आयोग में कौन कौन होंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि 1 धन 12, मतलब एक अध्यक्ष होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस या जज रहा हो, और दूसरा 12 सदस्य होंगे। इन 12 सदस्यों को हमने डिवाइड किया 5 और 7 में। 5 सदस्य जो कि नियुक्त होते हैं, उन 5 में 2 जो है न्यायाधीश रहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा जो रहा हो या अभी हो, और दूसरा हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस हो या रहा हो। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इधर 3 बुद्धिजीवी, 3 बुद्धिजीवी में एक महिला अनिवार्य होती है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका ऐसे बुद्धिजीवी जिन्हें मानवाधिकार के बारे में ज्ञात हो, सिंपल वही लिखा है अंदर में। यहाँ देखो देखो 3 सदस्य जिनमें से कम एक सदस्य महिला होगी, ऐसे व्यक्तियों से नियुक्त, मतलब पूरा वही चीज लिखा है, इसलिए मैं फिर उसको रिपीट ना करके यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद फिर आ जाएगा आपका 12 सदस्य में, हाँ, 7 पदेन। 7 पदेन में एस टी एस सी ओबीसी, मेरे साथ पढ़ो, एस टी एस सी ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, बालक। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा अपना वो दिव्यांगजन। तो ऐसे 7 लोग हैं। तो संरचना आई थिंक आपको याद हो गया होगा, 1 धन 12, 5 आपके नियुक्त, 7 आपके पदेन।
गठन केंद्र सरकार करेगी। अब इसमें एक चीज और है इसी अधिनियम में, वो है मुख्यालय का वर्णन। तो मुख्यालय इसका कहाँ होगा, तो मुख्यालय होगा इसका दिल्ली में। और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में भी कार्यालय स्थापित कर सकती है। तो ये आपका आर्टिकल 3 कंप्लीट। अब मेरे को बताओ, आर्टिकल 3 में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लाइव सेशन तो नहीं है जो आप मेरे को बता पाओगे, लेकिन कोई डाउट हो तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अध्याय 2 का धारा 3 मैं आपको याद करा चुका हूँ, बार बार इसीलिए बोल के याद करा हूँ तो आपको याद ही हो जाए। अध्याय धारा 3 में क्या है, तीन है, 1 2 3 वर्ड है। गठन, गठन याद रहेगा। गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार की। अब ये किन किन लोगों से मिलकर बनेगी, इसकी संरचना क्या है, तो इसमें 1 धन 12 एक अध्यक्ष होते हैं और टोटल 12 अन्य सदस्य होते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं उसमें देखो, एक अध्यक्ष तो अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर कोई अन्य जज रहा हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा इधर आपका दूसरा, जो 12 सदस्य हैं उसमें 5 नियुक्त और 7 जो है, क्या बोलते हैं जी इसको, पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। चलो, तो ये मैं पूरा अच्छे से आपको याद करा दिया। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं धारा 4 में। धारा 4, ओ माय गॉड, धारा 4 में क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो कैसे नियुक्ति होती है वो देखेंगे। 4 वर्ड है, 4 में नियुक्ति है, ठीक है। 1 2 3 वर्ड है तो गठन हो गया। अब 4 में क्या हो जाएगा, 4 वर्ड है, नियुक्ति बना दी, ठीक है। अब देखो नियुक्ति कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, जितने भी जो केंद्रीय स्तर के आयोग हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बस नियुक्ति के लिए हमको ना एक समिति चाहिए रहता है जो उसकी सिफारिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, राष्ट्रपति अपना मुद्रा हस्ताक्षर से नियुक्त करेगा, पहला लाइन। और दूसरा लाइन ये लिखा गया है कि इसमें जो है एक समिति सिफारिश करेगी। अब उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल 6 सदस्य लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। समिति के कितने सदस्य हैं जी, टोटल सदस्य हैं 6 सदस्य। 6 सदस्य में कौन कौन है वो देखते हैं। तो 6 सदस्य में यहाँ पर मैं अलग से बनाऊंगा फ्लो चार्ट इसका, ठीक है, ताकि पढ़ाने में समझ मतलब मजा आता है इसमें। एक अध्यक्ष होंगे और 5 अन्य होंगे, सीधी सी बात है। एक अध्यक्ष और 5 अन्य। तो एक अध्यक्ष के रूप में होंगे हमारे पीएम, प्रधानमंत्री महोदय, जो है मानवाधिकार न्यायालय, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मानवाधिकार जो आयोग है बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, तो प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्षता करेंगे। और जो 5 अन्य हैं उसमें आपके जो जो दोनों सदन वाले हैं ना, उनके अपने मुख्य मुख्य लोग रहेंगे, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के आपके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, अध्यक्ष और विपक्ष नेता। और इसमें राज्यसभा में याद रखना उपसभापति होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभापति राष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपसभापति होते हैं। और ये विपक्षी नेता। और एक जो बच रहा है ये हमारे हैं गृह मंत्री। इन्हीं का जो पद है ना, मतलब ये जो वर्ड, ये जो कॉलम है ये बदलते रहता है। मानवाधिकार आयोग में गृह मंत्री है, किसी और आयोग में जाओगे तो कोई दूसरा कैबिनेट मंत्री का नाम आएगा, किसी और में जाओगे तो जज का नाम आएगा। तो ऐसे करके ना समिति का आप एक टेबल बना लेना, कौन कौन समिति, सिफारिश समिति की, सिफारिश समिति जितने सारे हैं उसका एक टेबल बना लो। और उसमें आप देखोगे मोस्ट में पीएम अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विपक्ष नेता रहेंगे, यही बस पद जो है बदलते रहता है। तो इसको थोड़ा एक जगह पे रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक। तो ये मैंने आपका कला कंप्लीट करा दिया। धारा 4, धारा 4 में क्या है, तो धारा 4 में नियुक्ति है, 4 वर्ड है, 4 से नियुक्ति। इसमें अध्यक्ष मतलब कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और इसमें जो है सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 1 धन 5 नहीं, टोटल 6 सदस्य होते हैं समिति में। 1 धन 5, एक हो गए प्रधानमंत्री और 5 अन्य सदस्यों में गृह मंत्री एक, और बाकी लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष, और राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष नेता। 4 धारा मैंने आपको पूरा याद करा दिया। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ मतलब कुछ टिप दिया गया है। नीचे ये कहा गया है कि परंतु यह कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। उनसे परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इनका नियुक्ति कहाँ पर हो रहा है, मैं इनको क्यों बोल रही हूँ। 6 सदस्य यहाँ तो लिख दिए हैं, है ना। इनका वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं न्यायमूर्ति के बारे में, हो सकता है सीजीआई अगर परामर्श करे तो ऐड किया जाता होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है नीचे में, क्योंकि सीजीआई से परामर्श करके ऐड किया जा सकता हो। दूसरा लाइन देखो, अध्यक्ष और सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि पहले परंतु
में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है, सिंपल सी बात है, कोई अविधिमान नहीं होगा, अगर कोई जगह खाली है तो भी काम होगा, ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं धारा 5। मैंने आपको 3 और 4 याद कराया, रिवीजन फटाफट। 3 और 4 जिनको याद है ना वो स्किप कर देना, मतलब थोड़ा भगा के देख लेना, लेकिन जिनको याद नहीं उसके याद कराऊंगा। 3 में क्या है, चलो बता फटाफट फटाफट 1 मिनट के अंदर। गठन। और 4 में क्या है, नियुक्ति। 4 वर्ड है नियुक्ति, 3 वर्ड है गठन। गठन के अंतर्गत क्या होगा भाई, गठन के अंतर्गत गठन जो है राज्य केंद्र आयोग का गठन कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कितने सदस्य होंगे, 1 धन 12, 1 धन 12। एक हो जाएंगे अपने अध्यक्ष जो कि हैं आपके कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई एक्स एक्स जज को भी दूसरा, है ना। अब 12 में अपन इसको डिवाइड किए थे 5 और 7 में। 5 जो है नियुक्त किए जाते हैं और 7 जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन में एस टी एस सी ओबीसी, महिला, बालक और दिव्यांग और अल्पसंख्यक 7 हो गए। इनके अध्यक्ष या फिर आयुक्त बोल सकते हो आप। और 5 जो फिक्स हो रहे हैं उसमें आपका कौन कौन था, 5 जो नियुक्त किए जा रहे हैं उसमें, उसमें 5 में आपका है सुप्रीम, 2 जो थे जज थे और 3 जो है बुद्धिजीवी थे। और 2 जज में एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज था और एक जो है हाई कोर्ट का जज था। पूरा कंप्लीट द गठन। अब आते हैं आपका नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, पहला लाइन तो राष्ट्रपति करता है। दूसरा, एक समिति सिफारिश बनती है, वो सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब सिफारिश समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 1 धन 5। एक जो है प्रधानमंत्री होता है और 5 अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, तो गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता, राज्यसभा उपसभापति और विपक्ष नेता। कंप्लीट कंप्लीट। कैसे याद नहीं होगा, भले ही 1 घंटा का लेक्चर बने लेकिन याद तो होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, धारा 5। धारा 5 क्या बोलता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग पत्र और हटाया जाना। त्याग पत्र और हटाया जाना, देखो त्याग पत्र और हटाया जाना, यहीं पर राज्य मानवाधिकार को भी तुलना करते हुए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं और राज्य वाला जब पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पर रिवीजन के रूप में केंद्र वाला बताऊंगा, ताकि आपको वो याद हो जाए और राज्य तो पढ़े हुए ही। ठीक है, रिवीजन के रूप में उसको यूज करेंगे, कंपेयर भी कर लूंगा वहां पर, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बराबर कर दूंगा। अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और हटाया जाना। त्याग पत्र देखो 5 वर्ड है, त्याग पत्र 1 2 3 4 5 त्याग दिया। ठीक है, 3 में गठन, नियुक्ति 4 और 5 त्याग पत्र। पांचों मतलब 3 4 5 3 आधार आपको याद करा दिया मैं। ठीक है, और यही सब धारा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है याद कराते जा रहा हूँ अभी भी, और लास्ट में जो एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट आर्टिकल याद कराने का, उसमें भी और रिविजन कराऊंगा, बट अभी इसको याद करते जाओ। अब देखते हैं अध्यक्ष मतलब त्याग पत्र। तो त्याग पत्र कौन और किसको सौंपेगा, तो सीधी बात है, जो नियुक्त कर रहा है उसको हम त्याग पत्र दे देंगे और त्याग पत्र हम देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और जो स्टेट वाला होता है राज्यपाल को देता है, वो तो सिंपल है, राष्ट्रपति को देगा। अब इसका देखते हैं इसमें और क्या कुछ खास किया गया है, क्योंकि इसमें 3 उपधाराएं हैं, एक तो पढ़ दी, एक राष्ट्रपति देंगे, दूसरा पढ़ते हैं। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को किसी आधार पर हटा दिया जाए। मतलब ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति अपने आदेश से ही उसको हटा सकता है, बट आदेश से हटाने का कंडीशन ये है कि उस पे क्या होना चाहिए, पहला आधार, क्या आधार होना चाहिए, उस पे आधार होना चाहिए साबित कदाचार या असमर्थता का, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसकी होनी चाहिए जांच। कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई जांच के आधार पर। अब समझ आया कि नहीं बताओ मेरे को। राष्ट्र ये जो है यहाँ पर है त्याग पत्र, पहले वर्ड में क्या है, त्याग पत्र, यहाँ पर त्याग पत्र है राष्ट्रपति को दे दिए। अब दूसरे अपने पैराग्राफ में दूसरे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि आदेश हटाने का आदेश है, यहाँ पर त्याग खुद नहीं दे रहा, वो हटाने का आदेश दे रहा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आदेश से भी हटा सकता है, लेकिन आदेश से हटाने का कंडीशन है कि भाई पहला आधार होना चाहिए साबित कदाचार या असमर्थता का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की गई हो कि, और जांच में जांच की गई हो और रिपोर्ट दी गई हो कि इसको हटाया जाना चाहिए करके। ठीक है, अब तीसरा प्रकार और देखते हैं। एक तो त्याग हो गया, एक तो हटा दिए, सीधा हटा दिए। अब एक प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया है, एक त्याग दूसरा हटा दिए, अब तीसरा कुछ प्रक्रिया है उसको देखते हैं किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया न्यायान्वित किया जाता है। ठीक है, अगर वो
दिवालिया हो जाए, दिवालिया न्यायनिर्णित हो जाए, अपने पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर सवेतन नियोजन में लग जाए। जो हम लोग अन्य आर्टिकल अन्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं वही सब है कि दिवालिया हो जाए, सवैतनिक रोजगार ग्रहण ग्रहण कर ले, मानसिक एवं शारीरिक शैथिल्यता आ जाए, असमर्थ हो जाए, विकृत चित्त हो जाए, ठीक है, और ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाए जो और कारावास से दंडित किया जाए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यहाँ भी आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा रहा है, नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ कुछ अन्य कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि न्यायालय के द्वारा जो जांच की गई है उसमें ये बात आनी चाहिए, ठीक है। यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया न्यायनिर्णित हो, या सवैतनिक रोजगार ग्रहण कर ले, या शारीरिक मानसिक शिथिलता आ जाए, विकृत चित्त का हो जाए, ठीक है, या फिर नैतिक अधमता कोई कार्य करे जिसपे उसके कारावास से दंडित किया जा रहा है, तो इन सब कंडीशन में राष्ट्रपति हटा सकते हैं। समझ आया, आया कि नहीं? ठीक है। थोड़ा अंतर समझो, पहला त्यागपत्र दिया है, ओके, दूसरा में क्या किया है, साबित कदाचार या असमर्थता का आधार दिया गया है, उस पे हुआ है, और तीसरा है कि अगर कोई ये सारी चीजें कंडीशन में फॉलो होती हैं तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, ओके, डन। अब धारा 6 चलते हैं। 6 में क्या है, पदावधि। 6 में क्या है, कार्यकाल या पदावधि, पदावधि, ठीक है। 6 6 ओके, क्या क्या है देखते हैं, क्या कितना पदावधि दी गई है। तो सीधी सी बात है, ये तो बहुत सरल चीज है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आप अगर 2019 का संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें जो है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु कर दी गई है, मतलब 3 वर्ष का कार्यकाल। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी होगा, यदि कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 3 वर्ष की कार्यकाल होने चाहिए, इसमें से जो भी पहले हो वह अपना क्या मतलब उसको वही उसका कार्यकाल होगा, और वह पुनः नियुक्ति के लिए मतलब पात्र होगा। पुनः नियुक्ति किसको किसको मिलता है, तो मानव अधिकार के जो लोग होते हैं उनको मिलता है, जो वित्त आयोग के लोग होते हैं उनको मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे अन्य आयोग में, चाहे चुनाव वाला हो चाहे आपका कोई दूसरा हो, उसमें पुनः नियुक्ति नहीं होती। सीएजी हो, इनमें पुनः नियुक्ति नहीं होती। लेकिन मानव अधिकार और वित्त दो एक ऐसा चीज है, अब ऐसा समझ लो वित्त वाला पैसा देके पुनः नियुक्त हो जाता है, अब मानवाधिकार वाला ऐसा समझ लो कि भाई कि मानवाधिकार, मानव ही अपने लिए पुनर्नियुक्त होता ही है, मानव का पुनर्जन्म होता है, ऐसा कुछ भी ट्रिक बना लो, ठीक है, तो पुनर्नियुक्त होता है। अब दूसरा देखते हैं, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। सेम चीज रिपीट किया गया यहाँ, सदस्य के लिए भी अलग, और ये अध्यक्ष के लिए बोल दिया पहले को, चीजें वही है। अध्यक्ष सदस्य अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार के अधीन या किसी अन्य मतलब राज्य सरकार के अधीन किसी और भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा, याद रखना। तो धारा 6 में आपका क्या है, 6 में है आपका कार्यकाल, 6 में कार्यकाल है। मैं इनमें इतना समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही सब आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले अधिनियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट पढ़ लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लो। तो पदावधि कार्यकाल सिंपल सी चीज है, 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, या फिर 2019 मतलब 3 वर्ष कार्यकाल, या फिर 70 वर्ष की आयु, जिनमें इसमें से जो पहले हो उतने में पुनर्नियुक्ति के दोनों पात्र होंगे, और सेवानिवृत्ति पश्चात कहीं भी अन्य प्रयोजन धारण नहीं करेगा, अन्य पद धारण नहीं करेगा, ये आपको याद हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, कतिपय परिस्थितियों में मतलब सीधा सीधा अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करना है जो सदस्यों का, कार्यकारी अध्यक्ष भी हम बोल सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। 7, अब ऐसे याद कर लो, 7 से याद कर लो कि भाई 7 7 7 7, 7 से 7 7, तो जब अध्यक्ष नहीं है तो 7 7 काम करने के लिए सदस्य अध्यक्ष बन जाता है, मतलब जोड़ तो सकते हैं ना थोड़ा बहुत, तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या क्या कंडीशन है जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो वही सिंपल सी बात जो हम सब में पढ़ते हैं, अध्यक्ष की अगर मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे, या किसी अन्य कारण से उसके पद पर कोई रिक्ति हो जाए, तो राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। तो कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, और एसएचआरसी में मतलब स्टेट में राज्यपाल करेगा, ठीक है। जब अध्यक्ष छुट्टी पर हो, अनुपस्थिति कारण या अन्य कारण से अपने कृत्य निर्वहन करने में असमर्थ, तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा नियमित प्राधिकृत उस तारीख तक जब तक अध्यक्ष वापस ना आ जाए
अपने अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसमें भी राष्ट्रपति ही कर रहा है, उसमें भी राष्ट्रपति। ठीक है। साथ में 8, धारा 8 क्या बोलता है? धारा 8 बोलता है कि सेवा के निलंबन और शर्तें, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवा के निलंबन और शर्तें, छोटा सा एक्ट है, देखते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए, परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन भत्तों में तथा सेवा के निबंधों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और बाकी सिंपल वेतन भत्ते फिक्स होने चाहिए, यही बस बोला, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। धारा 9 देखते हैं। रिक्तियां आदि से आयोग की जो कार्यवाही होगी वो अविधिमान्य नहीं होगी। बस इतने याद रखो, नहीं होता है अविधिमान्य। ठीक है, बाकी आएगा नहीं क्वेश्चन। रिक्ति में भी उसके गठन में कोई त्रुटि है तो भी अविधिमान्य नहीं होगा। ठीक है। धारा 10 देखते हैं। 10 में क्या है? प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। अब इसमें देखते हैं क्या प्रक्रिया विनियमित कर रही है आयोग। तो आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। याद रखना, कौन ठीक समझे? अध्यक्ष। ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। तो पहला चीज हमने पढ़ा अधिवेशन के बारे में। ये प्रक्रियाओं में क्या क्या पढ़ेंगे, आ गया क्वेश्चन कभी। आयोग द्वारा विनियमित, ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं को बताइए। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई पहला अधिवेशन करता है, अपने अध्यक्ष के अनुसार कहीं भी समय और स्थान पर कर सकते हैं। दूसरा, आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी। तो आयोग अपनी प्रक्रिया के लिए स्वयं विनियम अधिकथित कर सकता है। 2 हो गया। तीसरा, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे। जो जितने आदेश और विनिश्चय होते हैं वो महासचिव द्वारा या निमित्त अध्यक्ष द्वारा या फिर किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे। तो 3 चीजें इसकी प्रक्रिया में है। पहला चीज है कि भाई अधिवेशन का स्थान और समय अध्यक्ष निर्धारित करेगा। दूसरा, अपनी प्रक्रिया स्वयं वो अभिकथित कर सकती है। ठीक है। तीसरा, जो उसका आदेश और विनिश्चय है वो महासचिव द्वारा या फिर स्वयं अध्यक्ष द्वारा या फिर किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। कहाँ याद नहीं हो मेरे को बताओ। 10 धारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिविजन करना है? करना है रिविजन? डन। पहला में क्या है? पहला में आपका नाम वाम है वो छोड़ो। दूसरा में है आपका परिभाषा, वो भी छोड़ दो। तीसरा से 3 में क्या था? 1 2 3 गठन। ठीक है। 3 वर्ड है गठन, तो 1 2 3 3। 3 में गठन है। 4 में क्या है? 4 में 4 वर्ड है नियुक्ति, नियुक्ति 4 वर्ड है 4। 5 में क्या था? 5 में था आपका, बताओ थोड़ा बहुत कुछ आप लोग भी। ऐसे थोड़ी चलेगा, याद नहीं आ रहा है। 3 में गठन, 4 में नियुक्ति और 5 में क्या था? 5 वर्ड से था ना कुछ, क्या था यार? रुको देखना पड़ेगा। पद मुक्ति था क्या? 5 पद, 5 ही पद मुक्ति होगा। देख रहा हूँ ना, पद मुक्ति मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, त्याग पत्र है पद मुक्ति। देखो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं भी रिविजन करता हूँ ताकि आपके चक्कर में मुझे भी याद हो। ठीक है। तो 5वां क्या है? पद मुक्ति या फिर त्याग पत्र। पद मुक्ति त्याग पत्र के बारे में पढ़ लिए भाई कि 3 प्रकार से, एक त्याग पत्र देगा, दूसरा राष्ट्रपति आदेश देगा, मतलब सादा साबित करता चला असमर्थता पाए, और तीसरा क्या था वो जो 5-6 प्रकार कंडीशन है, दिवालिया और क्या क्या था, न्याय विकृत चित्त, सवैतनिक रोजगार, तो उसमें। अब 6 में क्या था? 6 में आपका क्या पढ़े थे अपन? 6 में था आपका पदावधि कार्यकाल। ठीक है। 6 टाइम ऐसा बोलते हैं, 6 टाइम। तो पदावधि कार्यकाल, टाइम से कार्यकाल लिख सकते हैं अपन। ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका 7। 7 में 7 बोला था, अध्यक्ष कार्यवाही कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में। 8 में हो जाएगा आपका वो सेवा ये अधिनियम वैसे याद करने मतलब आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखो, सेवा की निबंधन शर्तें। 9 में हो जाएगा आपका विधिमान्य नहीं होगा। और 10 में हमने प्रक्रिया पढ़ी, उसमें 3 चीजें। पहला, अधिवेशन अपने स्थान मतलब फिक्स कर सकता है। दूसरा, हमने पढ़ा कि विनियम करने की शक्ति होगी अध्यक्ष को ही अपनी प्रक्रियाएं। और तीसरा कि उसका जो आदेश या फिर जो वो होता है विनिश्चय, वो अधिप्रमाणित किया जाएगा। ठीक है। तो 3 हो गए। अब आते हैं धारा 11, आयोग के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी वृंद। तो जो कर्मचारी हैं उसके बारे में। तो केंद्र सरकार आयोग को, ठीक है, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, और ऐसे अधिकारी का अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति के नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कृत्यों को दक्षता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी। तो पहला चीज कौन उपलब्ध कराएगी? केंद्र सरकार। ठीक। और राज्य के लिए राज्य सरकार। केंद्र सरकार 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त करेगी, एक सचिव नियुक्त करेगी, सचिव उपलब्ध कराएगी, और दूसरा नियुक्त करेगी वो है जांच अधिकारी या फिर महानिदेशक के रूप में आप बोल सकते हैं, पुलिस महानिदेशक। ठीक है।
सचिव हो गया अपना महासचिव के लेवल का, अब पुलिस महानिदेशक। ठीक है, दोनों चीज याद रखना। दूसरा बोल रहा है केंद्र सरकार इस निमित्त बनाए जाए आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक समझे। ठीक है, ठीक है। वो कर्मचारी नियुक्त करने के लिए भी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। और जो वेतन भत्ते सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। ठीक है, अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा विहित की जाएगी, तो सिंपल। तो धारा 11 में क्या है, धारा 11 में आयोग के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो बस ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए आयोग के अधिकारी कर्मचारी के बारे में लिखिए करके, तो बस लिख पाओ कि भाई केंद्र सरकार सचिव लेवल के, जो सचिव रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उसको महासचिव नियुक्त करेगी, पहला पॉइंट डाल देना। दूसरा डालना कि जो पुलिस महानिदेशक और रैंक के जो अधिकारी होते हैं उसको जांच अधिकारी रूप में, मतलब वो अन्वेषण अधिकारी रूप में वो करेगी, क्या करेगी, नियुक्त करेगी। दो, तीसरा वेतन भत्ते और क्या बोलते हैं, और सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें अपने अनुसार वो विहित करेंगे। और जो टेक्निकल कामों के लिए, क्लरिकल कामों के लिए प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद की नियुक्ति करेगी। ये अधिनियम, मतलब ये जो बोला मैं अभी, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग, ये सभी में आपका आएगा, जितने भी एक्ट हैं उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, और सारे वर्ड यही है, इसलिए एक बार पढ़ लो, सब में काम आता है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका धारा 11 कंप्लीट, नहीं अध्याय 2 कंप्लीट। अब आते हैं अध्याय 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोग की शक्तियां एवं कार्य। आयोग की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, तो आयोग के कार्य में शक्तियां किस अध्याय में है, अध्याय 3 में है। मैंने आपको 2 अध्याय पढ़ा दिया, पहले अध्याय में तो प्रारंभिक है और दूसरा अध्याय में एनएचआरसी के बारे में। अब तीसरा है आयोग की कृत्रिम शक्तियां, मतलब उसी की जो आयोग अभी पढ़े उसके बारे में। अब आता है अधिनियम 12। अधिनियम क्या है, 12। इसमें है कार्य, आयोग के क्या है, कृत्य यानी कार्य। और क्या क्या अधिनियम है इसमें एक बार देख लेता हूँ। अधिनियम 13, 13 में क्या है, 13 जांच, 13 जांच करेंगे, जांच संबंधी शक्तियां, 13 जांच, 13 जांच संबंधी शक्तियां। और अधिनियम 14 में है अन्वेषण, 14 में अन्वेषण, ओके। 15 में कथन जो ये करेंगे वो, और 16 में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। तो ये 4 चीजें हैं, प्लीज खत्म ये। तो अपन चलते हैं आपके कृत्य के बारे में, क्या क्या कृत्य हैं। तो देखो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ रटने वाली बात नहीं है। जो मानव अधिकार को प्रमोट करने के कृत्य होंगे वो सब इसके कृत्य हैं, सिंपल सी बात। अब आप पार्ट 2, पेपर 7, पार्ट 3 इस सब के लिए कृत्य याद करते हैं, वही सारी चीजें हैं भाई। जैसे अब मानवाधिकार अभी उद्देश्य पढ़े कि शिकायत जो मिलेगा उसको जांच करेगा, है कि नहीं, शिकायतों की जांच करेगा। और लंबित जो मामले हैं न्यायालय में उसमें मध्यक्षेप करेगा। और क्या हो सकता है, निरीक्षण करना, जो अपने संस्थाएं चलती हैं उसके बारे में। बाकी मैं इसके वर्ड को आपको पढ़ाता हूँ, वो ज्यादा मजा आएगा। तो क्या क्या कृत्य पालन करेगा, तो पहला यहाँ देखो, स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी पर मानवाधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की, या ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की गई शिकायत के बारे में जांच करेगा। तो कैसी शिकायत के बारे में जांच करेगा उसको भी ध्यान रखो। कुछ भी शिकायत की जांच नहीं कर रहा है वो, क्या चीज की जांच कर रहा है, पहला चीज है वो कि मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा जब अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किया जाए, तो मानव अधिकार का कोई लोक सेवक या द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो। दूसरा, ऐसे अतिक्रमण के निवारण में लोक सेवक की जो भूमिका है अगर वो उपेक्षा किए जा रहा है, तो दोनों में वो लोक सेवक ही यहाँ पर जवाबदार दे रहा है, तो उसके जो गलत काम है उसकी ही शिकायत की जांच करेगा आयोग। यहाँ पर और कुछ नहीं है ना। ठीक है भाई, सिंपल सीरीज विदाउट एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि शिकायतों की जांच तो करेगा नो डाउट, लेकिन कैसे शिकायत की जांच करेगा, पहला से ऐसा शिकायत जो लोक सेवक मानवाधिकार का दुरुपयोग करे, और दूसरा जब लोक सेवक अपने कार्यों की उपेक्षा कर दे जो पीड़ित है उसको संरक्षण करने से, तो उसकी जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, न्यायालय के समक्ष अगर कोई मामला लंबित है जिसमें मानवाधिकार के अतिक्रमण का कोई बात है, तो फिर वहां पर वो न्यायालय का अनुमोदन से, न्यायालय की अनुमति से मध्यक्षेप करेगा। वहां पर क्या करेगा, मध्यक्षेप करेगा कि भाई इस मामले में ऐसे कुछ पॉइंट रखा जा सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या था भाई, शिकायत की जांच करना। तो शिकायत कैसी शिकायत, तो पहला ही है एकदम स्पष्ट याद रखें, अगर आता है 4 नंबर में आयोग के कृत्य, तो सीधा लिख देना मानव अधिकार संबंधित, मानव अधिकार अतिक्रमण संबंधित शिकायतों की जांच करना, चल जाएगा। लेकिन अगर आता है क्वेश्चन कि मानव धारा 12
क में क्या है, तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि लोक सेवक द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरुद्ध शिकायत की जांच, और दूसरा लोक सेवक द्वारा अधिकार के संरक्षण न करके उपेक्षा की जाए तो वहां पर जाए। ठीक है। दूसरा क्या है, मध्यक्षेप करना न्यायालय में। तीसरा क्या है, तो भाई निरीक्षण करना। किसका निरीक्षण करेंगे, तो जो मानवाधिकार संबंधित जहां संस्थाएं हैं, जैसे जेल हो गया, ठीक है, जेल हो गया, और अन्य संस्थाएं जहां उपचार सुधार इन सब के प्रयोजन से उसको रखा जाए, तो उनके जीवन परिस्थितियों के अध्ययन करने के लिए निरीक्षण कर सकता है और उन पर सरकार को सिफारिश दे सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको 3 कार्य बता दिए। पहला शिकायत की जांच, दूसरा मध्यक्षेप न्यायालय में, और तीसरा निरीक्षण करना। ठीक है। इसके बाद फिर आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर है आपका पुनर्विलोकन करना। किस बात का पुनर्विलोकन करना है ये देखते हैं। तो इसमें टोटल वैसे कितने काम है, टोटल तो बहुत सारे काम है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट जितना मैं बोलूंगा आपको याद होते जाए अच्छी बात है। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना एवं उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश। बस वही है, जो जो विधि चल रहा है उस समय मानवाधिकार संरक्षण हेतु, उसके रक्षोपाय मतलब उसमें जो अधिकार दिए गए हैं रक्षा के, उसका पुनर्विलोकन कर सकती है, और उपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु सिफारिश भी कर सकती है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिखते भी चलता हूँ ताकि याद हो। पहला क्या है, शिकायत, शिकायत की जांच करना। ठीक है, शिकायत जांच कराएगा। दूसरा क्या था अपन, मध्यक्षेप करेगा न्यायालय में। ठीक है। तीसरा क्या था, निरीक्षण करेगा। ठीक है। अभी चौथा हमने पढ़ा, पुनर्विलोकन करेगा, जो विधि बने हैं मानवाधिकार रक्षोपाय हेतु विलोकन, ठीक है, उनकी क्या करेगा, पुनर्विलोकन करेगा। और अभी बार बार हम पढ़ोगे सिफारिश, तो एक हो जाएगा सिफारिश, सरकार को सिफारिश करती। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ है वो सब आप लिख सकते हैं कि भाई मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है ना, और क्या हो सकता है भाई, जो गोष्ठी वोष्ठी मतलब मंच प्रदान करना, प्रकाशन संचार करना, मंच प्रदान करना, प्रचार प्रसार करना, संस्थाओं को उत्साहित करना, है कि नहीं, और अन्य कृत्य करना जो मानवाधिकार के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे। तो अगर 12 अधिनियम धारा मतलब आर्टिकल 12 को देखें, तो 12 में क्या है, आयोग के कार्य हैं, और आयोग के कार्य में मैंने आपको पहले बताया अच्छे से कि पहला नंबर का कार्य है कि शिकायत की जांच करना। पहला नंबर का कार्य क्या है, शिकायत की जांच करना। ठीक है। दूसरा नंबर का काम मैंने बताया आपको मध्यक्षेप करना, क्या था, मध्यक्षेप करना। तीसरा नंबर बताया मैंने आपको निरीक्षण करना। कहाँ का निरीक्षण करेगा, तो जेल, वृद्धाश्रम, स्कूल, ये सारी चीजें निरीक्षण करना। चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, चौथे नंबर पे बताया कि भाई पुनर्विलोकन कर सकती है जो विधि प्रचलित है मानवाधिकार संरक्षण के लिए उनका। उसके बाद फिर सिफारिश कर सकती है मानवाधिकार संरक्षण हेतु कुछ अन्य चीजों का। इसके बाद फिर जो है, जो अन्य संस्थाएं हैं, अब यहाँ से ये 4-5 चीजें ना आप एज इट इज उसका एक्ट का याद कर लो, शिकायत, मध्यक्षेप, निरीक्षण, पुनर्विलोकन और सिफारिश। अब जो है, अब मैं आपको एकदम ट्रिक वाला बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है भाई, मानवाधिकार आयोग है तो वो मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, अनुसंधान, है कि नहीं, अनुसंधान करेगा, उसको प्रचार प्रसार करेगा। अब इधर याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है। अनुसंधान करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, उनका संवर्धन हेतु उपाय करेगा, संवर्धन हेतु उपाय करेगा। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं उनको प्रमोट करेगा, संस्थाएं को प्रोत्साहित करेगा। ये सब में काम आ जाएगा जो नीचे वाला बता रहा हूँ। ठीक है। ये यूनिवर्सल है तो इसको एक बार याद कर लो, सब में यूज कर लेना। जैसे आप एनजीटी के कार्य बताइए, तो पर्यावरण क्षेत्र में अनुसंधान करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना, पर्यावरण संवर्धन को उपाय करना, पर्यावरण संबंधी जो संस्थाएं उनको प्रोत्साहित करना, तो ये सब में काम आएगा। ठीक है। आइए अन्य उपाय करके लास्ट वाला एक लाइन और डाल दो, क्या दिक्कत है, जब एक्ट में लिखा सकता है अन्य कृत्य करके, तो हम भी लिख देंगे आंसर में। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है एक, बल्कि पॉइंट हमको और मिल रहा है। 9 लिखते तो 10 पॉइंट लिखो, 10 लिख रहे 11 लिखो। ठीक है। क्यों नहीं लिखोगे जब है एक्स्ट्रा पॉइंट तो ऐसे करके मैंने 10 आपको कार्य बता दिए जो कि मोर देन सफिशियंट है 8 नंबर के लिए, और 15 नंबर में भी आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है। तो याद हो गया कार्य। अब आता है आपका नेक्स्ट, जांच से संबंधित शक्तियां। तो जांच जो अगर करेगा वो, तो उसमें क्या क्या शक्तियां हैं वो देखते हैं, चलो। ठीक है। तो जांच से संबंधित शक्तियां ये है कि भाई आर्टिकल 13, 13 जांच करेगी, किसका करेगी, 13 जांच करेगी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिविल कोड जैसी शक्तियां इसमें रहेंगी, जांच प्रक्रिया में सिविल कोड जैसी शक्तियां ही रहेंगी और कुछ नहीं। अब इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं जांच के दौरान वो देखते हैं।
तो आयोग को जो है सिविल न्यायालय संबंधित शक्तियां रहेंगी, पढ़ चुके हैं। और देखते हैं क्या क्या कराता है। तो सबसे पहले साक्षियों को समन भेजता है, हाजिर समन भेज करना और हाजिर कराना, अथवा शपथ पर उनकी परीक्षा लेना। तो पहला क्या करता है वो, पहला भेजता है समन भेजता है, और समन भेजकर उनको हाजिर कराता है और शपथ पर परीक्षा लेता है। तो समन पहला। दूसरा, दस्तावेज को प्रकट और प्रेस करने की अपेक्षा कर सकती है। तो दस्तावेज दूसरा नंबर पे दस्तावेज। पहला समन भेजेगा, हाजिर कराएगा, फिर दस्तावेज प्रकट करा सकता है, फिर शपथ पत्र लेगा, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करेगा, शपथ पत्र पर साक्ष्य। तीसरा, साक्ष्य ग्रहण करेगा। चौथा नंबर पे क्या करेगा भाई, प्रतिलिपि, लोक अभिलेख या प्रतिलिपि, अभिलेख या प्रतिलिपि, अभिलेख या प्रतिलिपि प्राप्त करेगा चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे क्या करेगा, कमीशन निकालना। तो दस्तावेज परीक्षण हेतु, दस्तावेज परीक्षा हेतु, परीक्षण हेतु क्या निकालना, कमीशन, कमीशन निकालना। इसके बाद फिर आ जाएगा अन्य विषय। ये अन्य विषय सब एक्ट में सब चीज में डाल देना, कुछ भी आएगा अन्य डाल देना। ठीक है, एक पॉइंट बढ़ जाता है, ये बाकी पांच याद कर लो। तो सबसे पहले क्या था, समन। समन को करेगा कि भाई तुम आओ करके। ठीक है, पहले करेगा समन। कुछ ट्रिक बना दूं क्या, याद हो जाएगा ऐसा। समन करेगा, फिर दस्तावेज मंगाएगा, फिर अब फिर क्या है, साक्ष्य प्राप्त करेगा, फिर अभिलेख प्रतिलिपि प्राप्त करेगा, और फिर कमीशन निकालेगा, दस्तावेज जांच के लिए कमीशन निकालेगा। हम्म, सदा सा क नहीं, कुछ बना के देखेंगे इसको। ठीक है, तो याद करते चलो मेरे साथ साथ। समन निकालेगा पहले, दूसरा वे दस्तावेज प्रकटीकरण के लिए मंगाएगा, और इसके बाद फिर इसी में जोड़ लो कमीशन, कमीशन बैठाएगा इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अभिलेख प्राप्त कर सकता है ये किसी भी जगह से। और एक लास्ट ये हो जाएगा कि ये जो है साक्ष्य प्राप्त करेगा, साक्ष्य प्राप्त। ठीक, समन, अभिलेख, साक्ष्य, दस्तावेज, ये चार चीजें याद करो। दस्तावेज फिर कमीशन, पांच हो जाएगा। आयोग किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो। उसे इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। मतलब वो देगा, आयोग को बताएगा वो उसके बारे में। आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे करना हो, क्या करवा रहा है इससे, ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने के कारण है कि जांच की विषय वस्तु संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा, किसी ऐसे दस्तावेज को अभिग्रहित कर सकेगा और उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। मतलब यहाँ पर ही बताया गया कि भाई कोई ऐसा भवन या कोई ऐसा स्थान है जहां पर जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, दस्तावेज प्राप्त हो सकता है, तो वहां पर जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं वो प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये है। इसके बाद फिर इसमें क्या है, इसमें अपराध है, दृष्टिकोण समझने जैसे दंड प्रदान संज्ञा यह है। मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा, उच्चारण ग्रंथ करता है, और वह मजिस्ट्रेट को ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने में इस प्रकार अग्रसर होगा जैसे कि वह मामला दंड प्रक्रिया 346 के अधीन उसको भेजा गया। ओके, मजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकता है। तो ये सारी शक्तियां पढ़ रहे हैं हम लोग कि क्या क्या कर सकता है। तो 7 प्रकार की शक्तियां इसमें दी गई है। तो उसमें पहला शक्ति यही है कि भाई आयोग जो है सिविल न्यायालय की भांति कार्य करेगा, और सिविल न्यायालय में जो जो काम होता है वो सारी चीज कर सकता है। जैसे समन जारी कर सकता है, दस्तावेज प्रकट के लिए बोल सकता है, दस्तावेज जांच के लिए कमीशन निकाल सकता है, अभिलेख मांग सकता है, साक्ष्य शपथ पत्र में साक्ष्य मांग सकता है। ठीक, ये पहला काम। इसके बाद फिर उसका काम अन्य अन्य काम में ये है कि भाई किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए बोल सकता है, और मजिस्ट्रेट को कुछ केस को ट्रांसफर कर सकता है कि वो मतलब देखे करके, किसी भवन या साक्ष्य में किसी भवन स्थान में दस्तावेज जमा करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। तो ये सारे आयोग के कार्य ही है। ठीक है, जांच की शक्ति के अंतर्गत ही आता है। ये इतना कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर देखो धारा 6 में क्या है, तो जहां आयोग ऐसा समझे कि वह आदेश द्वारा उसकी समझ फाइल गई कि किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिस स्थिति में उपबंध निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है अंतरित कर सकेगा, परंतु नहीं जब तक वो शिकायत देना हो अधिकारता ना हो। ठीक, तो यहाँ पर धारा 6 ये बोल रहा है कि भाई राज्य सरकार को भी ये कर सकता है ट्रांसफर,
केस को ट्रांसफर करने के लिए एक्चुअल में केस ट्रांसफर ही यहाँ पर कर रहा है वो मुद्दे को, कि भाई वो राज्य को राज्य आयोग एसएचआरसी को कर सकता है, राज्य आयोग को यहाँ पर न्यायिक कार्रवाई के लिए न्यायिक न्यायालय को दे सकता है सिविल न्यायालय के रूप में, यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भेज रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब 14 में अन्वेषण के बारे में है कि अन्वेषण कैसे होगा। तो अन्वेषण के लिए भाई राज्य सरकार की सहमति से वो राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है जो आयोग है। और इस अन्वेषण के दौरान क्या क्या वो काम करा सकता है, तो भाई किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा जो ऊपर किया था, हाजिर करा सकेगा, परीक्षा कर सकेगा। सेम जो ऊपर किए हैं सिविल न्यायालय की भांति यहाँ भी सेम कर रहा है, तो अगर 13-14 जो भी है वो सारी चीज लिख देना। ठीक है। अब 15 में देखो, कथन। आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन, आयोग के समक्ष जो व्यक्ति आते हैं वो क्या कथन कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडिक न्यायालय के अधीन नहीं करेगा एवं उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु तब तक ऐसा कथन ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए आयोग ने उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए या जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है। मतलब इसमें एक आ गया कि भाई जो आयोग के समक्ष बात करने के लिए आया बंदा, मतलब बताने आया है, वो मिथ्या साक्ष्य बस मत दे। मिथ्या साक्ष्य देगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी दंडिक या सिविल की, बाकी नहीं देगा तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, उसका यूज उसके विरुद्ध कभी नहीं किया जाएगा। और उन व्यक्तियों की सुनवाई जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में भी इसमें ध्यान रखा गया है। क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो यदि किसी जांच के अनुक्रम में आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और प्रत्यक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए युक्त अवसर देगा। परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है। तो यहाँ पर बस ये बोला गया है कि जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उसके पक्ष की ओर से कुछ सोचा गया है कि भाई उसकी ख्याति प्रभावित ना हो, इसलिए उसको युक्त अवसर दिया जा रहा है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो धारा 16 कंप्लीट। धारा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 11 से 12, 12 में कार्य थे ना, तो 12 से 16, 12 से 16 अध्याय 3, 12 से 16, 12 में क्या था कार्य था, 13 जांच करेंगे, 14 में अन्वेषण की शक्ति, 15 में हो जाएगा आपका आयोग के द्वारा व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन के बारे में, 16 में हो जाएगा सुनवाई के बारे में, 16 सुनवाई। अब आता है अध्याय 4 प्रक्रिया। तो 17, धारा 17 शिकायतों की जांच इंपॉर्टेंट है। 17 शिकायतों की जांच की प्रक्रिया कैसे होगी उसके बारे में यहाँ बताया गया, मस्त इसको पढ़ो, मस्त यही है। आयोग मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय क्या क्या करेगा वो देखो। पहला, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन में से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। पहला काम क्या कर रहा है, रिपोर्ट मांगेगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की या किसी अन्य अधिकारी या संगठन से। ठीक है, मानवाधिकार अतिक्रमण के मामले की जांच करते समय पहला करेगा वो रिपोर्ट मांगेगा। सिंपल सा है, पहला क्या मांगेगा, रिपोर्ट। प्रक्रिया बता रहा हूं मैं शिकायत में कैसे जांच होती है। पहले रिपोर्ट मांगा, फिर इसमें परंतु क्या क्या दो बातें हैं उसको देख लो। पहला, यदि आयोग के नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। पहले तो रिपोर्ट मांगा है वो सरकार से, अधिकारियों से। अब इसमें आता है कंडीशन, पहला अगर वो रिपोर्ट समय पे नहीं मिला तो स्वयं जांच करेगी। दूसरा, रिपोर्ट की प्राप्ति हो गई, जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अभिक्षेपित नहीं है अथवा अक्षेपित कार्यवाही अपेक्षित अपेक्षित कार्यवाही संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है, वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले तो रिपोर्ट मांग रहे हो सरकार या अधिकारी से, अब रिपोर्ट नहीं दोगे तो ये स्वयं जांच करेगा, और रिपोर्ट दे दोगे और रिपोर्ट से अगर वो संतुष्ट हो गया कि ये समाधान हो जाए कि भाई सही रिपोर्ट है, कार्रवाई की जा रही है, तो फिर वो अब कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बस सूचना दे देगा। और यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर देगा। ठीक, तो पहला चीज है रिपोर्ट मांगना, और दूसरा चीज है डायरेक्ट जांच स्टार्ट कर देना। डायरेक्ट जांच तब करेगा जब वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वो देखा जाए तब। और पहले तो रिपोर्ट ही मांगेगा, तुम ही करके दो करके, हम आलसी हैं। ठीक है, हम नहीं करेंगे, ऐसा मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ जी। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, आप करके बताओ बोल रहे हैं। और फिर इधर क्या है, दूसरा से डायरेक्ट जांच करना स्टार्ट कर देगा।
धारा 17 याद हो गया। शिकायतों की जांच है 17 में, तो ये दो कंडीशन है, याद रखेंगे। पहला तो रिपोर्ट मांगेगा, दे दिए, समाधान हो गया तो कोई जांच नहीं होगा, और अगर नहीं दिए तो स्वयं जांच करेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर रिपोर्ट न मांग के प्रकृति को देखते हुए खुद ही जांच कर दे, वो रिपोर्ट कुछ नहीं मांगेगा, खुद ही स्टार्ट कर देगा जांच करना। ठीक है। अब कार्रवाई, 17 में तो जांच हो गया शिकायत की, अब 18 में कार्रवाई, क्या कार्रवाई की जाएगा? तो 18 में कार्रवाई ये है कि पहला, लोक सेवक द्वारा अगर अतिक्रमण या उल्लंघन, ठीक है, किया गया है, उत्प्रेरण प्रकट होता है, मतलब पाया जाता है कि उसने उल्लंघन किया है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को क्या क्या कर सकता है? पहला, पीड़ित व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो आवश्यक समझे। मतलब एक तरह से हर जाना, उसको नुकसानी का संदाय मतलब उसको मुआवजा, ठीक है, मुआवजा टाइप से कुछ देगा। ठीक है। और दूसरा, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाही आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा। दूसरा क्या है, पहले तो उसको पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या किया, कार्रवाई क्या क्या किएगा ये बताया जा रहा है। पीड़ित के लिए पहले वो मुआवजा दिलवाएगा, ठीक है, उसको हर्जाना दिलवाएगा। और दूसरा, जो लोक सेवक है, जो मतलब अपराधी है बोलते हैं, ठीक है, जो अपराधी घोषित हो गया, अपराध सिद्ध हो गया, उस अपराधी के विरुद्ध क्या करेगा, कार्रवाई हेतु, अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार को सिफारिश कर देगा। ठीक है, और अन्य कोई सिफारिश भी कर सकता है। ठीक। इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकता है, तो जहां लोक सेवक द्वारा होत हुआ, और दूसरा, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश आदेश या रीट के लिए जो है न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध, न्यायालय में अनुरोध कर सकता है। ठीक है। फिर सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के निवासियों के लिए अंतरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति सिफारिश सहित संबंधित सरकार प्राधिकारी को 1 मास की अवधि के भीतर और ऐसे समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा। मतलब वो है कि भाई, आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित सरकार को भेज दिया, और सरकार जो है उस 1 मास की अवधि के अंदर उस रिपोर्ट पे उसने क्या कार्रवाई किया, टीका टिप्पणी सहित उस राज्य को भेज, मतलब वो आयोग के भेजेगा। ठीक है। और अगर सिफारिश से, हाँ ये सारी चीजें होंगी। ठीक। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया सुन लो। कार्रवाई में क्या क्या चीज है, तो कार्रवाई में पहला चीज यही, अगर लोक सेवक सीधा सीधा दोषी सिद्ध हो गया तो उस पर पीड़ित को मुआवजा दिलाएगा और लोक सेवक विरुद्ध कार्रवाई का सिफारिश करेगा, दो हो गया। अब पहला लोक सेवक वाला हो गया। दूसरा यह है कि न्यायालय को भी वो रीट जारी करने के लिए अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा जो सरकार है उसको अंतरिम सहायता देने, मतलब पीड़ित व्यक्ति को अंतरिम सहायता देने के लिए बोल सकते हैं सरकार को। इसके अलावा जांच रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को देगा और सरकार उस पर टिकट टिप्पणी करके 1 महीने के अंदर वापस रिटर्न करेगी। ये सारी चीजें कार्रवाई होगी धारा 18 के तहत। ठीक है, धारा 18 के तहत। इसका शॉर्ट में आप ऐसे लिख देना, तो आपको भी याद रहेगा, लिखने के लिए 4 पॉइंट बन गया, 4 पॉइंट हो गया, काफी है। अब आता है मेन धारा 19। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो हेड्स ऑफ यू, क्योंकि ऐसे लोग मतलब जो भाग गए होंगे उनको यही कहूंगा, उनके लिए कि भाई भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या पढ़ोगे। इसी से क्वेश्चन आना है, अभी आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। अब रिपोर्ट, रिपोर्ट के बारे में देखते हैं धारा 20 में। हाँ, अगर अभी तक बने होंगे ना तो एक कमेंट करके बताना कि आप लोग अभी तक बने, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया ना पढ़ाते, तो मुझे पता चलेगा कौन लंबे समय तक देखा है। ठीक है। वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, धारा 20 में है। इसको याद कर लो यार, अच्छी चीज है। 20 रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को 20 से ऐसे याद कर सकते हैं कि 20 बार रिपोर्ट देना पड़ता है तुमको। ठीक है, याद होगा ऐसे में। हम्म, रिपोर्ट को याद करते हैं रिमोट से, और रिमोट जो है 20, मतलब 20 बार पटक दिए क्या, और कुछ बीच में आएगा तो पढ़ लेंगे। अब वार्षिक और विशेष रिपोर्ट यही है कि भाई आयोग जो है केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को, है ना, दोनों को, केंद्र सरकार को भी देगा और संबंधित राज्य सरकार दोनों को वार्षिक रिपोर्ट देगा। ठीक, वार्षिक रिपोर्ट देगा। और दूसरा विशेष रिपोर्ट, तो मतलब जो कार्रवाई किया जाता है ना, विशेष रिपोर्ट वो विशेष रिपोर्ट के रूप में वो देता है। इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार जिसको रिपोर्ट दिया गया है, वो इसको
अपने संसद या विधानमंडल में रखवाता है, ये याद रखना। ठीक, 20 में रिपोर्ट है। रिपोर्ट वार्षिक 1 वर्ष के समस्त कार्यों का और विशेष प्रत्येक कार्रवाई की बात तैयार करता है। और जो केंद्र वाला है वो केंद्र सरकार को, राज्य वाला राज्य सरकार को देगा। केंद्र वाला अपने संसद में रखवाएगा और राज्य वाला अपने विधानमंडल में रखवाएगा उसको। ठीक, कंप्लीट, डन, डन। धारा 20 कंप्लीट। अब धारा 21 मतलब राज्य मालिकाना। अभी मैं पूरा जो पढ़ाया वही चीज है इसमें, बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा केंद्र के सरकार राज्य सरकार, राष्ट्रपति राज्यपाल और केंद्र आयोग राज्य आयोग, बस 3-4 वर्ड चेंज होगा, बाकी सब सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाकी जैसे अब गठन है तो गठन उसमें धारा 3 में था, अब 3 को अगर तोड़ोगे तो 2 और 1 बन जाएगा 21, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें गठन है तो गठन में वही, अब वहां पर हमारे 1 धन 12 सदस्यों से हुआ था, यहाँ पर थोड़े कम सदस्य हो जाएंगे। यहाँ पर सदस्यों की संख्या 1 धन 2 हो जाती है। ठीक है, 12 न होकर 1 धन 2 हो जाती है। इसमें एक अध्यक्ष है और 2 जो सदस्य हैं, इसमें एक जो है न्यायाधीश है, जो कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, या फिर अगर जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और दूसरा एक बुद्धिजीवी होनी चाहिए। ठीक है, इतने ही लोग रहते हैं इसमें, और नहीं रहते। गठन कौन करेगा, तो राज्य सरकार ही करेगी, ये सिंपल सी बात, वहां केंद्र करती थी यहाँ राज्य करेगी। और संरचना मैंने आपको बता दिया, एक अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो, और एक सदस्य न्यायालय का वही एक सदस्य जो है न्यायालय का न्यायाधीश हो, और एक सदस्य जो है बुद्धिजीवी हो, तो ये 1 धन 2 रहते हैं। अब सचिव होगा जो कि अपना मुख्य कार्यपालिक अधिकारी रहेगा राज्य आयोग का। ठीक है, मुख्यालय ऐसे स्थान पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, उसमें दिल्ली था, कंपेयर करते हुए पढ़ो तो याद होते जाएगा दोनों। और इसके अंदर जो कुछ काम का हो, जम्मू कश्मीर वाला पहले था वो अभी अब नहीं है, उसको छोड़ो। अब यहाँ देखो, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी। अन्य राज्य यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। मतलब यह है कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सहमति से, ठीक है, अन्य राज्य का भी उसको अध्यक्ष मतलब सदस्य नियुक्त कर सकती हैं। ठीक, अन्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकती हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानवाधिकार संबंधी कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आयोग कौन सा, केंद्र आयोग। ठीक है, दिल्ली के लिए केंद्र ही देखता है। देखो, केंद्र सरकार एनसीआर दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानवाधिकार संबंधी कृत्यों आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। दिल्ली को छोड़ के बाकी जितने आपके यूटी हैं, ठीक है, उनके लिए राज्य आयोग को सौंपती है, लेकिन दिल्ली के लिए आयोग ही करता है, मतलब केंद्र ही करते हैं, केंद्रीय आयोग। ठीक है, अब इसके जो सदस्यों की नियुक्ति है उसमें नियुक्ति 4 में था, इसमें 2-2 में है, 22 में। राज्यपाल करता है यहाँ पर नियुक्ति, और एक समिति सिफारिश बनती है। इस सिफारिश में कितने सदस्य हो रहे हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपकी, एक तो अपना मुख्य जो अध्यक्ष रहेगा वो हो जाएगा, और इसके अलावा चूंकि इसमें 3 सदस्य ही हैं, तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष, देखो यहाँ लिखा है विधानसभा के अध्यक्ष, और ये तो मंत्री जी रहेंगे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, एचएम, इधर पीएम रहेंगे, इधर एचएम रहेंगे। और जो 2 सदस्य हैं उसमें एक रहेगा आपका विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष नेता, और जहां पर विधान परिषद है तो वहां भी इसको उपसभापति, ये देखो यहाँ विधान परिषद है तो वहां पर लिया जाएगा। सेम चीज है, कोई अंतर नहीं था, यहाँ भी वहां भी नहीं है विधान परिषद तो विधान सभा बस लेंगे, है ना। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जोड़ सकते हैं अगर वो सहमति दे, सीजीआई, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कुछ काम को और, त्याग पत्र हटाना तो ही राज्यपाल, मतलब इसमें राष्ट्रपति ही रहेगा, राज्यपाल को क्यों देगा। देखो, राज्य आयोग का अध्यक्ष है कोई सदस्य राज्यपाल को उसमें देगा, यहाँ पर त्याग बस राज्यपाल को दे रहा है, याद रखना है यहाँ पर ना, थोड़ा सा यहीं पर वो वाला चीज है। यहाँ पर त्याग पत्र किसको दे रहा है, राज्यपाल को। ठीक है, और हटाने और प्रक्रिया वाली बात रहेगी ना, तो राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। देखते हैं अंदर, राज्य आयोग के अध्यक्ष को ये देखो राष्ट्रपति ही ऐसे आदेश से हटाएगा। ठीक है, साबित कदाचार और असमर्थता पे। अब बाकी ये सब जो चीजें फिर से ही राष्ट्रपति ही हटाएगा। बस यहाँ पर त्याग पत्र का मैटर वो रहता है, ऊपर वाला जो है मतलब केंद्र वाला राष्ट्रपति को देता है, और नीचे वाला राज्यपाल को देता है, स्टेट वाला। ठीक है, बाकी सबसे में पदावधि उसमें 6 में पड़े थे, इसमें 24, 2-4 में है, 24 में। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी है, 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु। पुनर्मृत्यु यहाँ भी पात्र होंगे, सेम चीजें इसमें थोड़ा
फटाफट कर रहा हूँ, समय भी ज़्यादा हो गया है, आप लोग का भी पेशेंस कब तक टेस्ट होगा नहीं। कृत्यों का निर्वहन करने वाला सेम काम वहाँ जो यहाँ पर अजय अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली चीज, वहाँ 7 में था, यहाँ 2 5 में, आपस में जोड़ते जाओ, आते जाता है। 26 में सेवा समिति सर थे और 27 में अधिकारी कर्मचारी वृंद, सेम चीज है। सचिव यहाँ भी है, पुलिस महानिरीक्षक यहाँ भी है, ठीक है, आईजी। इसके बाद फिर वार्षिक एवं विशेष रिपोर्टें राज्य आयोग की, तो हम लोग 20 में पढ़े थे केंद्र आयोग की रिपोर्टें और 28 में है आपका राज्य आयोग का। अब ये किसको देगा, तो भाई ये अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, ठीक है। और वार्षिक विशेष रिपोर्ट राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई, वहां पर फिर विधानमंडल में ये रखवाएगा, विधानमंडल में रखवाएगा, ठीक है, सेम चीजें। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू होना, तो धारा 9 10 12 जो केंद्र के काम थे, 13 में क्या था, 13 जांच था, 14 में क्या था, अन्वेषण की शक्ति, ये बताते जाओ चलो। 15 में क्या था, 13 में जांच था, 14 में अन्वेषण, फिर इधर इधर को फिर नहीं पढ़वाया था, 15 नहीं, 16 में सुनवाई था, 17 में शिकायतों की जांच था, 18 में क्या था, कार्रवाई था, ठीक है। तो बस कुछ कुछ चेंज हुए, जो महासचिव के स्थान पर सचिव शब्द लिखा गया करके बता रहा है, और बाकी सब सेम है करके वो भी शॉर्टकट में निपटा दिया, जैसे हम लोग निपटा रहे हैं, ठीक है, सेम काम है करके, वहां जो काम है इसका भी यहाँ काम, बस केंद्र के जगह राज्य कर देना बोल रहे हैं, कुछ नहीं। अब आते हैं अध्याय 6 जो कि है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में, तो धारा 30 में है मानवाधिकार न्यायालय और धारा 31 में है विशेष लोक अभियोजक, ठीक है। 30 में क्या है, मानव अधिकार न्यायालय, 30 न्यायालय है। पूरा बॉटल खत्म हो गया ठीक है, मानवाधिकार न्यायालय 30 में है, पढ़ते हैं इसको, अच्छा चीज है ये धारा 30। इसमें क्या खास है, देखो, मानवाधिकार के अतिक्रमण से उद्भूत जो अपराध का शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में, कहा, प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा ना, प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक। तब लागू नहीं होगी जब सेशन न्यायालय पहले से विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है, या कोई विशेष न्यायालय पहले से गठित हो तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस शीघ्र विचारण के लिए अपराधों के मामले में गठन करता है प्रत्येक जिले में, ठीक है, इसका स्थापना किया जाता है, सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करता है राज्य सरकार, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक, तो राज्य सरकार मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, ऐसे अधिवक्ता जो कम से कम 7 वर्ष तक, ठीक है, विधि व्यवसाय में काम किए हों, उनको विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी, ठीक। अब इसमें कुछ भी समझ ना आने वाला बात नहीं है। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय है, 31 में लोक अभियोजक है, और मानवाधिकार न्यायालय किसी सेशन कोर्ट को नियुक्त कर सकती है, और विशेष लोक अभियोजक जिसमें 7 वर्ष का अनुभव हो, वो ऐसे वकील को, अधिवक्ता को वो कर सकती है। अब अध्याय 7 वित्त लेखा और संपरीक्षा, तो इसमें धारा 32 है, धारा 32 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान है, और धारा 33 के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदान है, तो दोनों अनुदानों को याद रखो, दोनों अनुदान इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, बताइए कि अनुदान मतलब आयोग को प्राप्त अनुदान के बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार अनुदान के बारे में क्या है देखते हैं, धारा 32 और धारा 33 में। तो धारा 32 बोलता है कि अनुदान, चलो चलो, धारा 32, केंद्र सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के लिए, जो विनियोग है उसके लिए आयोग का अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि संदाय करेगी जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने की ठीक समझे, मतलब जो केंद्र सरकार चाहे वो अनुदान दे सकता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, धारा 32 में केंद्र अनुदान देगा और धारा 33 में राज्य अनुदान देगा, बाकी अंदर की जो भाषाएं हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कृत्यों का पालन करने के लिए राशियां खर्च कर सकेगा जो वो ठीक समझे, ये सब चीजें नॉर्मल, बस यही मेन था कि 32 में केंद्र अनुदान देगा और 33 में राज्य अनुदान देगा, राज्य सरकार अनुदान देगा आयोगों को, ओके। ये राज्य आयोग को देगा और वो केंद्र आयोग को देगा, इतना तो सिंपल चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ये कंप्लीट। अब अपना आता है लेखा संपरीक्षा, तो संपरीक्षा सीएजी हम लोग पढ़ते ही हैं, सीएजी करेगा लेखा संपरीक्षा 34, बस कुछ धाराएं और फिर कंप्लीट, ठीक है, बाकी धाराएं उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाता जाता हूँ फिर खत्म। अब देखो, लेखम संपरीक्षा धारा 36 के तहत होता है, आयोग के अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय, मानवाधिकार जांच, धारा 36 34, अच्छा हाँ 34 में है, ठीक। तो धारा 34 क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो धारा 34 में कहा गया है
कि भाई आयोग उचित लेखा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्र सरकार सीएजी से परामर्श करके विहित करे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा परामर्श करके जो प्रारूप तय किया जाएगा, वार्षिक लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तय करेगा जो सीएजी के परामर्श से केंद्र सरकार विहित करेगा। तो पहला लेखा प्रारूप तैयार करना, पहला क्या है, लेखा प्रारूप तैयार करना, लेखा प्रारूप तैयार करना लेखा संपरीक्षा में। दूसरा, आयोग की लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी, तो मतलब वो सीधी सीधी बात सीएजी चेक करेगा। पहला तो प्रारूप तैयार करवा दो, दूसरा सीएजी से चेक करवा दो। उसके बाद तीसरा क्या है, सीएजी के अधिकार के बारे में यहाँ पर है कि सीएजी जो है संपरीक्षा के दौरान, ठीक है, दस्तावेज मांग सकता है, कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है, ये सारी चीजें। और रिपोर्ट के बारे में, संपरीक्षा रिपोर्ट, ठीक है, आयोग के लेखे पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केंद्रीय सरकार ऐसे संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। तो सीएजी द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, तो जो संपरीक्षा रिपोर्ट रहेगा सीएजी का, आयोग द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जाएगा और उस पर केंद्र सरकार पटल में रखेगी। तो लेखन संपरीक्षा में अगर पूछता है या आता है तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो कि पहला ये कि भाई प्रारूप तैयार करने का मेथड बता दो कि लेखन संपरीक्षा उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जो सीएजी से परामर्श करके तय किया गया है। दूसरा ये कि भाई सीएजी चेक करेगा, और तीसरा ये कि सीएजी की रिपोर्ट को आयोग जो है केंद्र सरकार को भेजेगा, और चौथा डाल देना कि केंद्र सरकार रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगी। 4 ये लिख दोगे ना, 4 में 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, जो कि बहुत, ठीक है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच रहे हो सेंस तक, एज इट इज वर्ड लिखना जरूरी नहीं, लेकिन सेंस आपको वही होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं राज्य आयोग के लेखन परीक्षा के बारे में, धारा 35। तो 34 में है आपका केंद्र के आयोग, मतलब केंद्रीय आयोग के लेखन परीक्षा। 35 में है आपका राज्य आयोग के लेखन परीक्षा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सेम चीज इसमें भी है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। राज्य आयोग को भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो परामर्श करके तय किया गया है प्रारूप राज्य सरकार द्वारा, वो आपको बनाना पड़ेगा राज्य आयोग को। लेखाओं की परीक्षा सीएजी अंतराल पे करेगी, और सीएजी जो है आपका सीएजी के अधिकार एवं विशेषाधिकार होंगे संपरीक्षा संबंध में, वो कागज मांग सकता है, निरीक्षण कर सकता है, ये बता दिया। और लास्ट में संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा जाएगा जो विधानमंडल में रखा जाएगा। सेम है दोनों। स्टार्टिंग पहला वाला जो है केंद्र रहता है, दूसरा राज्य का रहता है जनरली। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या क्या पढ़ा याद करो। 30 क्या था, मानवाधिकार न्यायालय, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिविजन करा रहा हूँ। 30 पे है मानवाधिकार न्यायालय। 31 में विशेष लोक अभियोजक। 32 में था केंद्र सरकार का अनुदान। 33 में है राज्य सरकार द्वारा अनुदान। 34 35 ये दो चीज यहाँ पर है। 34 में केंद्र सरकार का जो केंद्र आयोग का जो लेखा परीक्षा है वो 34 में। अब 35 में 3 5 में है अपना, राज्य ज्यादा 3 5 करता है ना, इसलिए तो राज्य का 3 5 कराएंगे लेखा संपरीक्षा करने के बाद, ठीक है। अब आता है अध्याय 8 प्रकीर्ण। इसमें देखते हैं 36 से लेकर 43 तक अब इसमें है, फिर खत्म हमारा। तो 36 में क्या है, आयोग की अधिकारिता का अधीन न आने वाले विषय। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ऐसे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं आने के। क्या क्या विषय देख लो। तो पहला चीज ये है कि भाई ऐसे विषय जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित राज्य आयोग के या अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो, ठीक है। अगर ऐसे विषय जांच नहीं करेगा जो किसी विधि के अधीन समग्र रूप से गठित किसी राज्य आयोग है या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है, तो तुम वहां पर अपना टांग नहीं अड़ाओगे। वहां ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, चेक कर रहा है, तो तुम नहीं जाओगे, ये उसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा, अगर 1 वर्ष की समाप्ति हो गई, ठीक है भाई, ऐसे विषय जिनकी अवधि 1 वर्ष पूरी हो गई हो उनकी फिर जांच नहीं करेगा। मानवाधिकार का अतिक्रमण गठित करने वाले जो कार्य हैं उसकी अवधि अगर 1 वर्ष हो गई है तो फिर उस पर जांच नहीं करेगा। तो दो चीज याद करो, क्या क्या जांच नहीं करेगा। पहला, किसी और आयोग के समक्ष लंबित हो, ठीक है। 3 6 36, 36 का आंकड़ा का जांच नहीं करेगा, याद रखो। 3 6 36 का आंकड़ा का जांच नहीं करेगा। क्या क्या है, पहला लंबित रहेगा दूसरा के मामले में, और दूसरा अगर 1 साल होगा। ठीक है। अब देखते हैं 37 में विशेष अन्वेषण दल का गठन कर सकता है, एक या अधिक विशेष अन्वेषण दल गठन कर सकता है, राज्य सरकार उसको पुलिस बल तैयार देती है। 38 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है, ठीक है। उतने इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ लें क्या, चलो पढ़ देता हूँ। अधिनियम उसके अधीन बनाए गए किसी नियम किसी आदेश के अनुसार सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली
आशयित किसी बात के बारे में या किसी रिपोर्ट, कागज, कार्रवाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। सिंपल सी बात है। सद्भावपूर्व की कार्रवाई के संरक्षण में ये है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर मतलब किसी आयोग है या फिर कोई सरकार है, इसके विरुद्ध कोई काम हो रहा है ना, और व्यक्ति की भूमिका है उसमें किस बात पे, सद्भावपूर्वक, तो वहां पर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यही है ना। देखो, किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद, विधिक कार्रवाई, तो उस बारे में व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। 39 लोक सेवक होना और 40 नियम बनाएगी केंद्र सरकार शक्ति। इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए नहीं। इसमें क्या क्वेश्चन है, केंद्र बनाने की मतलब नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति को समझाइए करके नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आया तो देख लो। देखो, पहला क्या है, केंद्र सरकार जो है नियम अधिसूचना बनाएगी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बनाएगी। तो पहला नियम बनाएगी, दूसरा शक्ति प्रभाव डाले बिना बनाएगी, वेतन भत्ते तय करेगी, कर्मचारी वृंद आयोग का द्वारा नियुक्त कर सकेंगे, सिविल न्यायिक शक्ति दी जाएगी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और ये जो अधिनियम बनेगा वो संसद के समय 30 दिन तक रखा जाएगा, फिर वो प्रभावी होगा। बहुत लक्ष्य प्रभावकारी कर सकता है और आयोग की विनियमित करने की शक्तियां हैं अपनी। और ये नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति जो ऊपर किया गया वही सेम इसमें है कि अधिसूचना जारी कर सकता है, पूर्वगामी शक्ति का प्रभाव नहीं डालना है, वेतन भत्ते तय कर सकते हो, वार्षिक लेखा विवरण तैयार कर सकते हो, ये सारी चीजें। 42 में कठिनाई को दूर करने की शक्ति है। कठिनाई उत्पन्न होती है किसी उपबंध को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए, केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी जिससे वो कठिनाई खत्म हो। ठीक है। निरसन एवं व्यावृत्ति, तो इसमें कुछ खास नहीं। तो इन ये कंप्लीट हो गया आपका, मैंने आपको करा दिया धा मतलब हमारा एक फर्स्ट मानव अधिकार अधिनियम। इसमें धारा 1 से लेकर 43 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट धारा को मैंने आपको याद दिलाने का प्रयास किया है, बाद में भी याद कराऊंगा धारा को। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, फिर से रिविजन करा दूं एक बार फटाफट, अगर कोई देख रहे होगे अभी भी तो थैंक यू सो मच आपको। ठीक है, अगर देख रहे होगे तो, क्योंकि मेरे ख्याल से 90% लोग तो स्किप कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं हो पाता ना सबसे, इसलिए तो डिप्टी कलेक्टर या फिर कोई क्लास 2 ऑफिसर या फिर अच्छा रैंक कुछ लोग को ही आता है। ठीक है, सबका नहीं आता। पढ़ते तो सब है लेकिन पढ़ना सब। चलो, उद्देश्य क्या था फटाफट देखते हैं, एक बार रिविजन हो जाएगा हम लोग का। भाई क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है। उद्देश्य, तो मानवाधिकार उद्देश्य है पहला एक कि भाई मानवाधिकार मामले संबंधी अच्छे संरक्षण, मानवाधिकार के अच्छे संरक्षण हेतु। और दूसरा अपना क्या था, आयोग की स्थापना, नेशनल आयोग, स्टेट आयोग आदि का, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना, और आपका एक क्या था, विषय उपबंध करने के लिए। इतना ही था। परिभाषा मैंने लास्ट में पढ़ाऊंगा बोल दिया है। अब इसके केंद्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में गठन मैं बता चुका हूँ। गठन आपका कैसे होगा, तो गठन आपका एक अध्यक्ष रहेगा और 12 सदस्य। 12 सदस्य में 5 जो है नियुक्त होंगे और 7 पदेन वाले रहेंगे। 5 जो नियुक्त रहेंगे उसमें 2 न्यायाधीश हैं और 3 जो है वो हैं बुद्धिजीवी हैं। ठीक है। मुख्यालय दिल्ली में है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति समिति में जो एक धन 5, एक प्रधानमंत्री और 5 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक है। और 5 अन्य सदस्य में गृह मंत्री और दोनों सदनों के अध्यक्ष और विपक्षी नेता। और इसके बाद फिर आ जाएगा अपना राज्यसभा के उपसभापति रहेंगे। ठीक है। हटाया जाना, त्याग पत्र करना, तो सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ भाई। त्याग करेंगे, हटाने का आदेश, प्रक्रिया, इसके बाद पदावधि तो 3 और 70 वाला। इसके बाद साथ साथ काम करने वाला अध्यक्ष जो है। ठीक है। इसके बाद फिर और कुछ इसमें कर्मचारी उचारी गठन करेंगे। आयोग की शक्तियां मैंने बता चुका, शिकायत, जांच, मध्यक्षेप, निरीक्षण। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका पुनर्विलोकन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। इसके बाद 5 जो है सिंपल भाई, मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना, योजनाओं को मतलब संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, है ना, प्रचार प्रसार करना, अन्य विषय करना, ये सब चीजें, अनुसंधान करना सबको। जहाँ समझ शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां 5 6 जो समन करना, दस्तावेज मांगना, दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन बैठाना, अभिलेख मांगना, साक्ष्य ग्रहण करना, शपथ पत्र में, सारी चीजें शक्तियां हैं उसकी, है ना, सिविल न्यायालय की। और इधर उधर कर सकते हैं, मतलब न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज सकता है, मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, अन्य आयोग को भी भेज सकता है। ठीक है। अन्वेषण कर सकता है, शिकायतों की जांच कर सकता है वो। ठीक है। 17 में शिकायतों की जांच था। शिकायतों की जांच बारे में ये था कि डायरेक्ट एक तो जांच कर सकता है, दूसरा वो पहले रिपोर्ट मांगेगा, मतलब पहले रिपोर्ट मांगेगा, अगर वो रिपोर्ट संतुष्ट हो गया तो जांच नहीं करेगा, रिपोर्ट संतुष्ट नहीं हो तो जांच कर देगा। दूसरा कंडीशन ये था प्रकृति को देखते हुए डायरेक्ट जांच कर सकता है, वो रिपोर्ट नहीं मांगेगा। ये 2 चीजें थी उसमें। ठीक है। पीड़ित कार्रवाई क्या कह सकता है, 18 में कार्रवाई था, पहले तो पीड़ित के लिए दे सकता है मुआवजा,
वो दोषी दे सकता है, वो कार्रवाई का सिफारिश सरकार को। इसके अलावा भाई सरकार को मतलब पीड़ित को अंतरिम सहायता के लिए दे सकते हैं, न्यायालय को अनुरोध कर सकते हैं रीट जारी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे काम वो कर सकता है कार्रवाई में। ठीक है। रिपोर्ट तो 20 में रिपोर्ट इसका था राज्य केंद्र का, और उसका रिपोर्ट किस में था, 28 में था। किसको देगा, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और राज्य सरकार को देगा। ओके ठीक। फिर अध्याय 5 राज्य मंत्रिमंडल आयोग 21 में गठन है इसमें। एक धन तीन से, एक तो अपने एक धन दो से होता है, एक मुख्य है और दो में एक न्यायाधीश है और एक जो है बुद्धिजीवी। और इसमें भी सिफारिश समिति वही बनेंगे जो उसमें थे, बस गृह पीएम को सीएम कर दो। ठीक है, और बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। त्याग पत्र हटाना भी पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, मानवाधिकार न्यायालय 30 में न्यायालय है, 31 में लोक अभियोजक है। ठीक है, 32 में आपका अनुदान केंद्र देगा, 33 में अनुदान राज्य देगा, 34 में लेखा संरक्षक केंद्र का, और 35 में आयोग का मतलब राज्य का आयोग का लेखा परीक्षण। 36 में अधिकारिता, कोई बाहर वाले विषय दो विषय थे लंबित रहे किसी और के मामले में और एक वर्ष से ज्यादा समय। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है, क्या है, बस इतना ही तो था। देखो रिवीजन किया तो फिर 2 मिनट में खत्म हो गया पूरा एक्ट। ठीक है, पढ़ाना चाहूँ तो 2 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि समझ आए तब। अब 1 घंटे में पढ़ाया तो समझ आया, इतना थोड़ी आता है आराम से। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।